शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का व्याख्यान, जिसमें बात करेंगे कि शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। शाहजहां का जो शासनकाल है वो 14 फरवरी 1628 ईस्वी से शुरू होता है और 20 जुलाई 1658 ईस्वी तक उसका शासन रहता है। और उसके बाद जो उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, उसमें औरंगजेब विजय प्राप्त करता है और औरंगजेब 1658 ईस्वी में अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद कर देता है, जहाँ पर वह 8 वर्ष तक कैद रहता है। जो मुसम्मन कक्ष है उसमें रहता है और उसके बाद 1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कहानी है शाहजहां की, जिसके जीवन के अंतिम वर्ष बहुत ही दुखद व्यतीत हुए थे। लेकिन उसने अपने 30 वर्ष के शासनकाल के अंतर्गत बहुत ऐसे कार्य किए थे जिसके कारण से उसका समय जो है वो मुगल काल में श्रेष्ठ समय माना जाता है, अर्थात स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आइए इस पर विचार करते हैं। शाहजहां का शासनकाल स्वर्ण युग था। यद्यपि कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था कि जो शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जा सके, परंतु आज बात करेंगे हम इस बात की कि आखिर वो कौन सी चीज़ें थी, आखिर वो कौन सा विकास था, कौन से कार्य थे जिसके कारण से शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया। काफी खां, जो कि एक महत्वपूर्ण अधिकारी था मुगल काल का शाहजहां के समय में, वो लिखता है कि अकबर एक विजेता तथा व्यवस्थापक के रूप में सर्वश्रेष्ठ था, किंतु जहां तक राज्य की व्यवस्था तथा सुप्रबंध, वित्त और प्रत्येक विभाग के सुशासन का संबंध है, भारत में कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जिसकी तुलना शाहजहां से की जा सके। अर्थात वह कहता है कि कानून और व्यवस्था बहुत अच्छी थी, साथ ही प्रत्येक विभाग का जो वित्तीय प्रबंध था वो बहुत अच्छा था, जिसके कारण से शाहजहां की तुलना जो है वो किसी अन्य शासक से नहीं की जा सकती है। प्रोफेसर श्रीराम शर्मा लिखते हैं कि शाहजहां का शासनकाल बड़ा गौरवपूर्ण और समृद्धशाली था, अतः उसे निस्संदेह स्वर्ण युग कहा जा सकता है। कहने का मतलब है कि शाहजहां के शासन को गौरवपूर्ण बताया गया था, जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ था और आर्थिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध था। हंटर महोदय कहते हैं कि शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति तथा उन्नति के चरमोत्कर्ष पर था। हंटर महोदय का मतलब है कि पीरियड ऑफ शाहजहां आर मोस्ट पावरफुल एंड द प्रोग्रेस इन द ऑल फील्ड्स, सभी क्षेत्रों के अंतर्गत प्रोग्रेस हो रही थी। अब स्वर्ण युग के पक्ष में तर्क क्या दिए जाते हैं कि आखिर क्यों कहा जाए इसको स्वर्ण युग। तो सबसे पहला जो कारण है वह प्रजावत्सल सम्राट शाहजहां जो था वो प्रजावत्सल कहलाता है। प्रजा के कल्याण का सदैव ध्यान रखता था। वो गुजरात व खानदेश में दुर्भिक्ष के समय, यहाँ पर थोड़ा सा वर्तनी संबंधी गलती हो गई, दुर्भिक्ष नहीं बल्कि दुर्भिक्ष है कि समय पीड़ितों की मदद करना, यानी गुजरात और खानदेश में अकाल पड़ा था और उस अकाल के समय में शाहजहां ने अपनी जनता की सभी प्रकार से मदद की थी। बुरहानपुर, अहमदनगर और सूरत में भी गरीबों के लिए उसने निःशुल्क भोजनालय खुलवाए थे, जहाँ पर गरीब जाकर के भोजन कर सकते थे। शाहजहां के शासनकाल के समय मालगुजारी का 1/3 भाग माफ कर दिया गया था। जिसमें अकाल पड़ा था उस समय शाहजहां ने अपनी जनता का 1/3 भाग यानी तिहाई जो मालगुजारी थी, राजस्व था, वो माफ कर दिया था। अहमदाबाद में आर्थिक मदद के रूप में 50,000 रुपये व्यय किए थे। अहमदाबाद मतलब जब गुजरात में अकाल पड़ा था तो उसमें अहमदाबाद के क्षेत्र में उसने 50,000 रुपये खर्च किए थे। बुरहानपुर में 20 सप्ताह तक प्रत्येक सोमवार को 5,000 रुपये बांटना, यानी 20 सप्ताह तक लगातार बुरहानपुर में अकाल के समय
प्रत्येक सोमवार को 5,000 रुपये बांटे जाते थे गरीबों के अंतर्गत। तो इस सब से ये जाना जा सकता है कि शाहजहां जो था वो बहुत ही जन कल्याणकारी शासक था। दूसरी बात अगर देखें, साम्राज्य में शांति तथा व्यवस्था। अगर शाहजहां के काल के कुछ विद्रोहों को छोड़ दिया जाए तो शेष पूरे शासनकाल के अंतर्गत सुव्यवस्था बनी रही, शांति बनी रही। प्रांतों के जो सूबेदार थे वो पूरी तरीके से शाहजहां की आज्ञाओं का पालन करते थे। शाहजहां के शासनकाल में कोई भी सीमावर्ती ऐसा शासक नहीं हुआ जिसने उसकी शक्ति या प्रभुता को चुनौती दी हो। यानी शासन जो है वो इतना शक्तिशाली था शाहजहां के समय में कि जो सीमावर्ती शासक थे वो कभी भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि शाहजहां के क्षेत्र पर आक्रमण करते। टेवर्नियर जो है वो ये मानते हैं कि शाहजहां के काल में जितने व्यापारिक मार्ग थे जो एशिया के देशों से, यूरोपियन देशों से और विभिन्न क्षेत्रों से जो व्यापार होता था वो व्यापार बहुत ही सुरक्षित मार्गों से होता था। मनुची जो कि उसके शासनकाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था, काजी भी रहा, वो न्यायाधीश रहा, वो लिखता है, वो कहता है कि उसको ये कहा गया था कि आप जन कल्याण के लिए विभिन्न सरायों का निर्माण करवाएं। तो उसने सैकड़ों सरायों का निर्माण कराया था। सरायों का तात्पर्य है धर्मशालाएं जहाँ पर लोग ठहर सकते थे, और इन सरायों में घोड़े, ऊंट, गाड़ियाँ तथा मनुष्य रहते थे और हजारों की संख्या में थे। लगभग 1,000 तक लोग इनमें आराम से रह सकते थे, जिनके लिए मुफ्त में भोजन की व्यवस्था हुआ करती थी। शाहजहां अपने परामर्शदाताओं से जन कल्याण हित निरंतर परामर्श लेता रहता था। शाहजहां जो है अपने पूरे साम्राज्य के अंतर्गत अपने गुप्तचरों के द्वारा ये सूचनाएं प्राप्त करता रहता था कि उसके क्षेत्र में कहीं कोई विद्रोह होने वाला तो नहीं है, जनता को कोई कष्ट तो नहीं है। तो इस प्रकार से उसके क्षेत्र में शांति व्यवस्था थी। अगली बात अगर देखी जाए, अगला तथ्य अगर देखा जाए तो वह आर्थिक संपन्नता तथा व्यापार और वाणिज्य की उन्नति। यानी जनता जो है वो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध थी, व्यापार और वाणिज्य बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। अब्दुल हमीद लाहौरी जो कि उस समय का प्रमुख इतिहासकार था, वो लिखता है कि 1644 ईस्वी में शाहजहां के राजकोष में 5 करोड़ 20 लाख रुपए कीमत के जवाहरात और मोती थे, जिसको सुरक्षित राजकोष माना जाता था, जो कि मुगल काल का गौरव होता था। मोरलैंड लिखते हैं, एक और इतिहासकार मोरलैंड लिखते हैं कि अच्छी वित्त व्यवस्था के फलस्वरूप 1657 ईस्वी में 300 लाख रुपए सुरक्षित आय प्राप्त कर ली गई थी। यानी रिजर्व जो आय थी वो 300 लाख रुपए हो गई थी। तथा शासन के अंतिम दिनों में, यानी कि शाहजहां का जब शासन का अंतिम दिन था, यानी 1655 ईस्वी के बाद का समय, यानी 1658 ईस्वी के आसपास जब अंतिम समय था, तो ये मुद्रा बढ़कर के 400 लाख करोड़ रुपए तक हो गई थी। यानी इसका इतना उसके पास रिजर्व रेवेन्यू था। समकालीन इतिहासकार राय भारमल के द्वारा समृद्धि का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि किस तरीके से आर्थिक समृद्धि थी शाहजहां के समय में। वो लिखता है कि सम्राट शाहजहां ने इन सुखमय दिनों में प्रजा का पालन पोषण करने के लिए सभी साधनों का प्रयोग किया था। यानी कि जो जीवन का सुख जनता को मिल रहा था उसके लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया गया था। राज्य की भूमि तथा उसके कृषकों की वह चिंता रखता था। यानी जो सरकारी भूमि होती थी और जो किसान खेती करते उनकी बराबर चिंता रखता था और कृषि को बढ़ावा देता था, कृषि को प्रोत्साहन देता था। उसके इन कार्यों से साम्राज्य की आय और समृद्धि बहुत बढ़ गई थी। तो राय भारमल का कहना है कि उसने ऐसे कदम उठाए थे जिससे साम्राज्य की आय भी बढ़ गई थी और साम्राज्य समृद्धशाली हो गया था। अगली बात है कि शाहजहां के शासनकाल में पश्चिम एशिया के साथ बहुत अच्छा व्यापार होता था। पश्चिम एशिया का जो क्षेत्र था और यहाँ तक कि कुछ यूरोपीय क्षेत्र और अफ्रीकी क्षेत्र से भी व्यापार होता था। भारत से अनेक वस्तुएं यूरोपीय देशों के लिए भेजी जाती थी। भारत जो है वो आर्थिक दृष्टि से इतना समृद्ध हो गया था कि उसका व्यापार यूरोपीय देशों के साथ होता था और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भेजी जाती थी।
अगला जो तथ्य है जो इस संबंध में दिया जा सकता है कि शाहजहां का शासनकाल स्वर्ण युग क्यों कहलाता है, तो वो है उत्तम न्याय और दंड व्यवस्था। शाहजहां के काल में बहुत अच्छी न्याय व्यवस्था थी। शाहजहां अत्यंत लोकप्रिय एवं न्यायप्रिय शासक था। लुब्ब उत तवारीख के लेखक मनुची ने न्याय प्रबंधन की बहुत प्रशंसा की है, जो स्वयं एक न्यायाधीश था। मैंने मनुची के बारे में आपको बताया है कि वो स्वयं न्यायाधीश थे, काजी थे, और उन्होंने लुब्ब उत तवारीख पुस्तक लिखी थी जिसमें शाहजहां की न्याय व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की थी। काजियों के फैसलों के विरुद्ध शाहजहां स्वयं अपील सुना करता था, यानी काजी जो न्याय देते थे, कभी कभी मुगलों के समय में काजियों ने ऐसे न्याय भी दिए थे जो उचित नहीं हुआ करते थे। तो ऐसा आभास होने पर शाहजहां जो है उनकी अपील सुना करता था ऐसे फैसलों की। और कोई भी पदाधिकारी प्रजा पर अत्याचार नहीं कर सकता था। जितने भी पदाधिकारी थे शासन के अंतर्गत, कोई भी अत्याचार नहीं कर सकता था। एक बार ये पता चला कि एक नाटक मंडली थी, उसने अपने रंगमंच पर प्रदर्शन करते हुए नाटक में ये दिखाया कि किस तरीके से सूबेदार लोग जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। जब शाहजहां को ये पता चला तो उसने गुजरात के सूबेदार की जो अत्याचार थे उनकी जांच करवाई, और जांच करवाने के बाद उस सूबेदार को जब ये साबित हो गया कि उसने अत्याचार किया तो उसको आजीवन कारावास की सजा भी दी थी, जो इस बात का द्योतक था कि शाहजहां अपने शासन में किसी प्रकार की अत्याचार सहन नहीं कर सकता था। वो जनता का पूरा ख्याल रखता था। अगली बात है कि वह जनता के की जो समस्याएं थी, जनता के जो कष्ट थे, उनका पता लगाने के लिए निरंतर छोटे अधिकारियों के संपर्क में रहता था। जो छोटे अधिकारी थे उनके साथ में वो संपर्क में रहता था। जो जहाँ न्यायालय हुआ करते थे उनके संपर्क में रहता था ताकि जनता को कष्ट ना हो। उच्च कोटि की स्थापत्य कला का निर्माण। शाहजहां का काल खास तौर से स्थापत्य और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। डॉक्टर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, जो कि मध्यकाल के बहुत ही विशेषज्ञ इतिहासकार हैं, सल्तनत काल और मुगल काल के खास तौर से, वो लिखते हैं कि शाहजहां का काल केवल कला और वास्तुकला की दृष्टि से ही स्वर्णयुग कहा जा सकता है। अर्थात उनका कहना है कि जो शाहजहां का काल था वो कला और वास्तुकला की दृष्टि से बहुत अच्छा था। और इसकी अगर हम व्याख्या करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी वो इमारतें थीं, कौन कौन से वो निर्माण कार्य थे जिसके कारण से उसकी स्थापत्य कला को उच्च कोटि का कहा गया है। सबसे पहली चीज ताजमहल। दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक अजूबा है भारत का ताजमहल, जो आगरा में यमुना नदी के तट पर श्वेत संगमरमर से बनाया गया है। और ये ताजमहल शाहजहां की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अपनी बेगम मुमताज महल, जिसका कि वास्तविक नाम अर्जवंद बानु बेगम था, उससे बेहद मोहब्बत करता था शाहजहां। उसकी 14 संतानें उत्पन्न हुई थी, 14 संतानें पैदा हुई थी। 14वीं संतान के समय अर्जवंद बानु बेगम की मृत्यु हो गई थी। उसकी याद में मकबरे के रूप में उसने ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। और बाद में जब शाहजहां की मृत्यु होती है तो उसे भी मुमताज महल की कब्र के बगल में दफनाया जाता है। तो ये है ताजमहल की कहानी। अब्दुल हमीद लाहौरी के अनुसार ताजमहल 12 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था और इसके निर्माण में 50 लाख रुपए लगे थे। कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक मानते हैं कि जिन कारीगरों के द्वारा ताजमहल को बनवाया गया था उन कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे, ताकि शाहजहां ये चाहता था कि इतनी सुंदर इमारत कोई और न बन सके। आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव बताते हैं कि ताजमहल के निर्माण में 4.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं दीवाने अफरीदी ग्रंथ के अनुसार इसके निर्माण में 9 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च हुए थे। टेवर्नियर के अनुसार निर्माण में 22 वर्ष लगे थे और इसमें 3 करोड़ रुपए व्यय हुए थे। कितना भी व्यय हुआ हो, कितना भी समय लगा हो, लेकिन ये बात निश्चित है कि ताजमहल अद्वितीय भवन बनाया गया था। विद्वानों ने, विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने ताजमहल को संगमरमर का स्वप्न
प्रेम का प्रतीक और काल के कपोल पर अश्रुबिंदु कहा है। शाहजहां स्वयं ताजमहल की बहुत तारीफ करता है और अपने दुख को व्यक्त करता है। ताजमहल के संबंध में विद्वानों ने कुछ मत व्यक्त किए हैं। इनमें से हम बताएं, वेनेट के अनुसार यह उत्कृष्ट स्मारक यह सिद्ध करने को पर्याप्त है कि भारतीय स्थापत्य कला से अनिवार्य नहीं है, यानी भारतीय स्थापत्य कला जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ थी। B.A. स्मिथ लिखते हैं कि यह एशिया तथा यूरोपीय प्रतिभा के सम्मिश्रण का प्रतिफल है, यानी एशियन और यूरोपियन जो कलाएं थी उनका मिश्रित रूप अगर हम देखें तो स्मिथ के अनुसार ताजमहल में दिखाई देता है। अर्नोल्ड इरविन ने लिखा है कि ए ताज तुम अन्य भवनों की भांति नहीं हो, बल्कि किसी सम्राट के प्रेम की वह गर्वित प्रेरणा हो जिसे चमकते हुए कल्पना जगत के सजीव प्रस्तरों में मूर्तिमान किया गया है, जिसके साक्षात सौंदर्य रूपी शरीर में आत्मा और मस्तिष्क दोनों ही विश्राम करते हैं। अर्नोल्ड इरविन जो बहुत अच्छे विद्वान होने के साथ साथ अच्छे साहित्यकार थे, उन्होंने अपनी साहित्यिक भाषा में इसका बहुत ही श्रेष्ठ वर्णन किया है और ताज को एक अद्वितीय कृति बताया है। शाहजहां ने स्वयं अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए लिखा है कि इस भवन को देखते ही दुख भरी आहें उठती हैं, सूर्य तथा चंद्र भी अपने नेत्रों से अश्रु बहाते हैं। इस संसार में यह मंदिर भगवान की शान का प्रदर्शन करने के लिए ही मानव के द्वारा बनाया गया है। अर्थात शाहजहां ये कहता है कि मैंने ये ताजमहल इसीलिए बनाया है कि इसकी शान में लोग अपना सर झुकाएं, और इस ताजमहल में जो नक्काशी की गई थी उनमें हीरे और जवाहरात लगाए गए थे। अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान को लूटा तो इस ताजमहल को भी नहीं छोड़ा और तमाम हीरे और जवाहरातों को खोद कर ले गए, उसकी नक्काशी से निकाल कर ले गए। इसके अलावा देखा जाए तो आगरा का किला एवं उसके भवन, आगरा का भव्य किला भी शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। इसके अंदर जो मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज जिसमें कि शाहजहां को अंतिम समय में कैद रखा गया था, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, खास महल, नगीना मस्जिद आदि सुंदर इमारतों का निर्माण शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था। मुसम्मन बुर्ज में शाहजहां ने कैदी के रूप में अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गुजारी थी और इसमें रहते हुए वह ताजमहल को निरंतर देखता रहता था और अपना दुख व्यक्त करता रहता था। पर्सी ब्राउन जो कि कला के बहुत अच्छे जानकार हैं, उन्होंने लिखा है ताजमहल के संबंध में कि बहुत थोड़ी सी ही धार्मिक इमारतें दर्शकों को इस शाही मस्जिद की अपेक्षा अधिक पवित्र भावना से ओतप्रोत करती हैं। मोती मस्जिदों का निर्माण आगरा के अतिरिक्त दिल्ली तथा लाहौर में भी किया गया, परंतु उनमें आगरा की दुर्ग की मोती मस्जिद अतुलनीय है। यानी जो मोती मस्जिदें बनाई गई थी वो आगरा, दिल्ली और लाहौर में बनाई गई थी, लेकिन पर्सी ब्राउन के अनुसार जो आगरा की मोती मस्जिद है वो अतुलनीय है वास्तुकला की दृष्टि से। मोती मस्जिद सफेद संगमरमर से बनाई गई है, जबकि किले की अधिकांश इमारतें जो है वो लाल पत्थर से बनाई गई हैं। दिल्ली का लाल किला, वास्तुकला की दृष्टि से देखा जाए तो दिल्ली का लाल किला भी नायाब तोहफा था शाहजहां के द्वारा। शाहजहां ने वर्तमान दिल्ली में यमुना के किनारे 1639 ईस्वी में शाहजहानाबाद की नींव डाली थी, यानी पूरा का पूरा एक नगर बसाया था और उस नगर को अपनी राजधानी के रूप में बनाया था। यहाँ पर उसने अपनी राजधानी के रूप में लाल किले का निर्माण करवाया। तो लाल किला जो बनाया गया था उसमें उसका दरबार लगता था और इस किले के अंतर्गत रंग महल, दीवाने आम, दीवाने खास कुछ खास इमारतें थीं और इसमें एक मस्जिद भी थी। दीवाने खास सबसे अलंकृत, दीवाने खास जो थी वो सबसे सुंदर और अलंकृत यानी सजावटपूर्ण इमारत थी। इसकी दीवार पर विभिन्न प्रकार के शब्द लिखे गए थे, शायरी लिखी गई थी, विभिन्न प्रकार के उत्कृष्ट लेख लिखे गए थे, कथन लिखे गए थे। उसमें से एक कथन लिखा हुआ है, गर फिरदौस वर रुए जमी अस्त ई अस्त ई अस्त ई अस्त। अर्थात यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये दिल्ली की शान और शौकत, उसका लाल किला
जो शाहजहां के काल से लेकर के अब तक भारत के लिए एक अद्वितीय भवन है। भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम हमारा जो लड़ा गया उसमें लाल किले की अहम भूमिका रही, और अब भी हमारे जो राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं उस समय लाल किले पर की प्राचीर पर प्रधानमंत्री ध्वज फहरा करके भारत का सम्मान बढ़ाते हैं, भारत के लोकतंत्र को गर्वित करते हैं। इसके अलावा अन्य विभिन्न इमारतें थीं। इसमें शाहजहां के किले के सामने ही 1658 ईस्वी में लाल पत्थर की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। ये विशाल जामा मस्जिद थी जो दिल्ली में बनवाई गई थी। अजमेर में अन्य इमारतों के साथ जामा मस्जिद और निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है वो शाहजहां वस्तुओं का प्रमाण है, शाहजहां संस्कृति का प्रमाण है। लाहौर में अपने पिता जहांगीर का मकबरा बनवाया गया है, जहां पर एक खूबसूरत बाग भी बनवाया गया है जो कि बहुत ही सुंदर है। शाहजहां के द्वारा इस तरीके से अनेक भवन बनवाए गए थे। शाहजहां ने विभिन्न कीमती हीरे जवाहरात से जुड़ा हुआ 12 खम्भा स्थित तख्ते ताउस बनवाया था, जो तख्ते ताउस बहुत ही प्रसिद्ध था और जिसको नादिर शाह लूट करके ले गया था। इस तख्ते ताउस को नादिर शाह अपने साथ फारस ले गया था। अन्य कलाओं का विकास शाहजहां के शासनकाल में मोहम्मद कादिर, आसिफ खां, मीर हासिम, अनूप, चित्रा, फकीरुल्लाह आदि प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे। B.A. स्मिथ के अनुसार शाहजहां के शासनकाल में चित्रकला चरमोन्नति पर पहुंच गई थी। शाहजहां संगीत प्रेमी था और उसके दरबार में अनेक संगीतकार थे। संस्कृत के राजकवि जगन्नाथ को उसने गाने से प्रसन्न होकर सोने चांदी से तौल दिया था। रामदास और महापात्र उसके दरबार के प्रमुख गायक थे और सम्राट शाहजहां जो था वो स्वयं बहुत अच्छा गायक था और उसको इस तरीके से जो गायन कला थी, चित्रकला थी, उसकी बहुत अच्छी समझ थी। यदुनाथ सरकार ने प्रशंसा करते हुए लिखा है, इतिहास जो प्रसिद्ध इतिहासकार मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास के हैं यदुनाथ सरकार, वो लिखते हैं कि अनेक शुद्ध आत्मा सूफी फकीर तथा संसार से संन्यास लेने वाले साधु संत भी उसका गाना सुनकर सुधबुध खो देते थे और परम आनंद में लीन हो जाते थे। यानी शाहजहां कितना अच्छा गायक था। शिक्षा एवं साहित्य की प्रगति एवं प्रसार शाहजहां ने अनेक स्थानों पर मकतब तथा मदरसे खुलवाए थे। पूरे साम्राज्य के अंदर पर जगह जगह पर मदरसे खुलवाए थे, मकतब खुलवाए थे, जिससे धार्मिक शिक्षा और अन्य प्रकार की शिक्षा का बंदोबस्त किया जा सके। दिल्ली में जामा मस्जिद के पास शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र खुलवाया गया था। अजमेर, आगरा, दिल्ली और लाहौर मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र बन गए थे शाहजहां के काल में। काशी और बंगाल जो थे वो हिंदू शिक्षा के विशेष केंद्र बन गए थे। शाहजहां के काल में साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। अब्दुल हमीद लाहौरी का बादशाहनामा, इनायत खां का शाहनामा, मोहम्मद शाहले का आलमी शाहले, खाफी खान का मंतखब उल लुबाब इस काल के प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। यानी शाहजहां के साल में ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखे गए, साहित्यिक ग्रंथ भी लिखे गए और अन्य प्रकार के ग्रंथ भी लिखे गए। मोहम्मद जान, कलीम, जगन्नाथ, चंद्रभान और आचार्य सरस्वती, हाजी आदि विभिन्न कवि और विद्वान साहित्यकार शाहजहां के दरबार में रहते थे। हिंदी साहित्य में अनेक रचनाओं के साथ सिंहासन बत्तीसी और 12 मासे रचनाओं का लेखन किया गया था। प्रकृति प्रेमी मुगल बादशाह शाहजहां जो है वो जितना साहित्य में प्रेम रखता था, चित्रकला में रुचि रखता था, उससे कहीं ज्यादा वो प्रकृति प्रेमी था। शाहजहां को बाग लगवाने का बहुत बड़ा शौक था। उसने लाहौर में शालीमार, दिल्ली में ताल कटोरा और कश्मीर में नजीर बाग का निर्माण करवाया था। ये जो खास बाग थे जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं लाहौर, जहाँ पर तमाम विश्व के पर्यटक देखने आते हैं शालीमार बाग को, ताल कटोरा को और कश्मीर के नजीर बाग को। लाहौर के शालीमार बाग के इतिहासकारों ने बहुत ही प्रशंसा की है। बाग सुंदर और आनंददायक है, जैसे पोस्ता का रंग बिरंगा फूल इसके सामने तुच्छ है। यानी जिस तरीके से पोस्ते का जो फूल होता है, अफीम जिससे प्राप्त की जाती है, पोस्ते का फूल बहुत ही सुंदर होता है, वैसे ही सुंदर ये बाग थे और खास तौर से लाहौर का शालीमार बाग। सूर्यमुखी और चंद्रमुखी पुष्प भी इसके सुंदर द्वीप हैं, ऐसा कहा गया है।
इस प्रकार शाहजहां का काल वास्तव में मुगल काल का स्वर्ण युग था। इतिहासकार लेन पुल ने भी कहा है, शाहजहां अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध था और इसलिए वह अपनी प्रजा का अत्यंत प्रेमी था। टेवर्नियर के अनुसार शाहजहां का शासनकाल ऐसा था जैसा कि पिता का अपने परिवार तथा पुत्रों के प्रति होता है। यानी शाहजहां न केवल मुगल सम्राट था बल्कि वो अपनी जनता के साथ पुत्रवत प्रेम करता था। तो इस तरीके से मैंने आज आपको बताया है कि किस तरीके से शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आप तक पहुंचाने की मैंने पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूं ये व्याख्यान आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। और यदि हाँ आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है हिस्ट्री बाय लाल सर। लगातार अध्ययन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।